पर्सनल बिहाफ पे और ऑन बिहाफ ऑफ सीआईआई कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री को कि उन्होंने इतनी टफ और पोस्ट पैंडेमिक कंडीशंस में काफ़ी बैलेंस्ड बजट पेश करने की एक सराहनीय कोशिश की है। जो मुख्य बिंदु इस बजट के हैं, एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट किया गया हेल्थ केयर के आउटले में 64,180 करोड़ रुपए और व्यय करने का प्रावधान किया गया कि हेल्थ केयर, जिससे कि एक पिरामिड के बॉटम से के व्यक्ति को भी बेसिक हेल्थ केयर मिल सके, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो कि सीआईआई की एक सजेशन और रिकमेंडेशन थी कि आप अपने रिसोर्सेज डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी जनरेट करें, सिर्फ टैक्स से अपने रिसोर्सेज ना जनरेट करें। तो जितने भी अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं उसको सरकार ने बेच के पैसा लाने की बात की है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बहुत ही अच्छा कदम है। एक सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक हमारे देश में कमी थी काफ़ी वर्षों से कि हमारे देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का इंस्टीट्यूशन नहीं था, क्योंकि बैंक्स जितने भी हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को तो पैसा वो देते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग करने से बैंक थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनका गेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो बैंक उतना रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो उन्होंने आज एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का निर्णय लिया और उसका अनाउंसमेंट किया। ये इससे काफ़ी एक बूस्ट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप को और इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर को। एक बहुत बड़ा इस आज बात की गई, कम से कम अपने बजट स्पीच में उन्होंने 7 से 8 बार इस बात को रिपीट किया कि जो राज्य हैं, राज्यों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बजट की में जो इतनी भी स्कीमें अनाउंस की गई हैं कि वो केंद्र की सहायता से अपनी विकास योजनाओं चलाएं। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, क्योंकि जब से जीएसटी आया तब से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होनी चालू हुई है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात की गई है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कोई कोविड सेस लगा दिया जाएगा या इनकम टैक्स के रेट बढ़ा दिए जाएंगे टू जनरेट रिसोर्सेज या जीएसटी के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आई थिंक सरकार ने उतनी सेंसिटिविटी को समझा जनता की कि अगर ऐसा कुछ भी कदम उठाएंगे तो वो सराहनीय नहीं कहा जाएगा। बट हाँ, एक छोटी सी पिंचिंग या एक छोटा सा पिंचिंग पॉइंट ज़रूर है कि एक उम्मीद थी कि जो हमारा मिडिल इनकम ग्रुप है उसको शायद कुछ राहत मिले, कि उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आ सके, कुछ उसका इनकम टैक्स रेट कम कर दिया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा स्पेंड कर सके, जिससे ज़्यादा डिमांड बूस्टर हो सके। ऐसा नहीं हुआ, सरकार की अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। और एक और बड़ी सालों से एक डिमांड पेंडिंग चल रही है कि जो एमएसएमईज़ या जो छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं वो मोस्टली या तो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं, उनका रेट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अच्छा वो होता क्या है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी कंप्लायंसेस होती हैं। वो एक सरकार ने डिमांड इस साल भी नहीं मानी, जबकि जब मैं माननीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पर्सनली मिला तब भी मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, बट वो नहीं मानी गई। वो एक ज़रूर हमारे के लिए है कि एक पिंचिंग पॉइंट है। कोशिश करते रहेंगे उसके लिए कि वो आने वाले समय में उसके ऊपर कुछ किया जाए। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं बजट को, कितने नंबर देते हैं? सर देखिए, ये नंबर देने की गेम में मैं नहीं पढ़ूंगा, बट मेरे से हर मीडिया ग्रुप ये पूछ रहा है कि आम आदमी के लिए क्या है, तो मैं आपको उसके लिए कहूँगा कि आम आदमी के लिए सबसे बड़ी जो बात है, एक आत्मनिर्भर विकसित भारत की बात की जा रही है। अगर जितनी बातें आज हुई हैं या जितनी बातें कही जा रही हैं, अगर ये आने वाले 3 से 4 साल में रूट लेवल पे क्रियान्वित कर दी जाएं, तो मेरे हिसाब से हम एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात वो होगी कि एक विकसित भारत नज़र आएगा। कि हम जो आज अपने आप को कहते हैं जी, हम स्पेशली हमारे इस रीजन से, पंजाब और चंडीगढ़ से काफ़ी लोग बाहर माइग्रेट करते हैं कि जी वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंटल कंट्रीज़ हैं, कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। तो अगर वैसा विकास, वैसी मूलभूत सुविधाएँ हमें यहाँ पे मिलेंगी तो वो एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, कोरोना से लोग तो घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स इंक्रीज़ नहीं हुआ। बट हम ये भी सोच रहे थे कि कोरोना करके कोई सेस वगैरह ना लग जाए या स्पेशल इनकम टैक्स उस पर ना लग जाए, वो नहीं है। तो ओवरऑल कोई स्पेशल मार नहीं पड़ी लोगों को, बट कोई स्पेशल इंक्रीज इंसेंटिव भी नहीं मिला। ये तो नॉर्मल पब्लिक की तरफ से है।
बट अगर हम इंडस्ट्री की तरफ से देखें तो 2-3 अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं एफएम मिनिस्ट्री की तरफ। एक रीओपनिंग ऑफ केसेस फ्रॉम 7 ईयर टू 3 ईयर्स कर दिया गया है, उससे एक मेंटल ब्लॉकेज जो इंडस्ट्री का होता है वो बहुत कम हुआ है, टेंशन एक कम कर दी गई है। उसके अलावा लोकल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्क्रू इंडस्ट्री वगैरह, उनके लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो क्या है कि बाहर से अगर आएगा प्रोडक्ट महंगा होगा, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिलेगी, और वैसी वो मार की चपेट में थी, तो हो सकता है कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए और ओवरऑल उनकी ग्रोथ हो सके। विज़ा विज़ साथ में जो रॉ मटेरियल है स्टील इंडस्ट्री का, उस पर कस्टम ड्यूटी डिक्रीज़ कर दी गई है। तो क्या होगा कि उनका रॉ मटेरियल सस्ता होगा, तो हो सकता है कि आगे आउटपुट उनकी इंक्रीज़ हो सके। ओवरऑल हम देखें तो एक ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया है, जिसमें आने वाले समय में हम देख पाएंगे क्या क्या बढ़ोतरी मिलेगी। ओवरऑल इट इज़ अ नाइस बजट। हर एक बजट में यही प्रॉब्लम रहती है कि पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आती हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लग जाता है या ठीक से नहीं हो पाती है, और उसी वजह से अल्टीमेटली 1 साल के बाद बजट का जो फ़ायदा मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि अगर उन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, इसको एट अ टाइम पे बहुत फास्ट ट्रैक पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस फास्टर ट्रैक ये ज़रूरी है। अल्टीमेटली इसके बजट का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे हम लोग। मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इस पे बहुत फोकस है, रोड्स पे, रेलवेज़ पे, बहुत अच्छी बात है। जो आपने कहा कि राहत, उसका मतलब है कि मुझे पैसे मिल जाएं। यहाँ हमें इस वक्त आत्मनिर्भर भारत में ये चाहिए कि हम देश को आगे कैसे लाएंगे, और उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जब एमएसएमई बढ़ेगा, जैसे एमएसएमई को अब प्रोत्साहन दिया उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा के उन चीज़ों पे जो एमएसएमई बनाती हैं। सो इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आएगा। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, उसी से एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली आएगी उसमें। सो मेरे हिसाब से तो जो बजट है बहुत अच्छा है, और इसमें हमें कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखने चाहिए। इसमें हमें आगे 2, 3, 4 साल में इट इज़ अ बजट विच इज़ टेकिंग अस ऑन अ न्यू डायरेक्शन, ऑन अ न्यू पाथ टू डेवलपमेंट एंड हैव आत्मनिर्भर भारत। एंड द एलोकेशन जो हेल्थ सेक्टर के लिए दी गई है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट सीतारमन जी फॉर टेकिंग आउट मोर मनी फॉर द हेल्थ सेक्टर। एंड व्हाट आई रियली लाइक, इंग्लिश बोल सकता ना, हिंदी। और जो मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा है वो है कि हेल्थ सेक्टर के हर पहलू पर नज़र रखी गई है। जो विलेजेस में, जो गांव में हेल्थ सेंटर बनने हैं उनके पे भी अलग एलोकेशन है, जो छोटे शहरों में बनने हैं उन पे अलग एलोकेशन है, पानी पीने के लिए, सैनिटेशन के लिए अलग एलोकेशन है, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट बनाने के लिए अलग एलोकेशन है, लेबॉर्ट्रीज़ के लिए अलग एलोकेशन है। तो ये बहुत ध्यान से सेहत, हेल्थ के हर पहलू में छोटी जगह से लेके बड़ी जगह तक जो ख्याल रखा गया, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मैडम ने 6 पिलर्स की बात की, और इस पेंडेमिक के टाइम पे जबकि अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, साउथ कोरिया में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इतना ज़्यादा संघर्ष चल रहा है कि पूछे मत। हम कंटेन कर पाए हैं कोरोना को काफ़ी हद तक। ये आई थिंक ये दूरदृष्टि है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की कि हम इसे कंट्रोल कर पाए। पॉइंट नंबर 1, इस पेंडेमिक के टाइम पे इससे बढ़िया बैलेंस बजट नहीं हो सकता था, क्योंकि नॉर्मल फीलिंग हर एक की यही थी कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, शायद कोरोना सेस लगा दिया जाए। वो नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। ओवरऑल देखिए, जो बेसिक फोकस है वो हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैं चाहता था हमारी जो विश लिस्ट थी इंडस्ट्री की तरफ से कि जो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो पिछले बजट में लगभग 0.75% थी, अब बढ़ के 1% हुई है। जबकि छोटे छोटे देश, चाहे वो साउथ एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं, लैटिन अमेरिका के, डेवलपिंग का अफ्रीका के हैं, उनमें 3 से 4% तक एलोकेशन है। तो हम तो बहुत दूर हैं उससे। इतना वास्ट कंट्री है और पॉपुलेशन हमारी 130 करोड़ है, तो वो एलोकेशन लगभग 1.5 से 2% अगर होती तो बहुत ही अच्छा होता। उसके बाद भी उन्होंने वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ की एलोकेशन की है, और ये भी घोषणा की है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा भी किया जाएगा। हेल्थ केयर पे पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया है, एक्सेप्ट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर शायद 1% और की ज़रूरत थी। अब आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत ही अच्छा फोकस है, बहुत ही बढ़िया फोकस है, चाहे वो रोड है, चाहे वो रेलवेज़ है, चाहे वो सीवेज़ हैं। तो आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर में। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग, वो भी बहुत बढ़िया काम किया गया है, और मेरे हिसाब से कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर इससे अच्छा काम नहीं कर सकता था।
हमने ये सोचा था कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन में एक प्रोविज़न देना चाहिए था, जो कि 5 साल पहले शुरू किया गया था, कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो 200 रुपये की डिडक्शन आप टैक्स पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, जो घट के अब ज़ीरो हो गई है। अब कोई डिडक्शन नहीं कर सकते आप। इससे बहुत डिसइंसेंटिवाइज हो गई इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें हम वर्ल्ड के नंबर 1 जेनेरिक प्रोड्यूसर हैं। हमारा एक्सपोर्ट इस टाइम 206 कंट्रीज़ में है, 206 देशों में है, 211 देशों में, पर वो जेनेरिक है। इनोवेशन में हम वैक्सीन में तो आगे आ गए, लेकिन बायोलॉजिक्स में और इनोवेशन ड्रग्स में अभी हम कहीं भी नहीं हैं, दूर दूर तक वी आर नॉट इवन स्क्रैचिंग द सर्फेस। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी बार ये बोला है कि हमें इनोवेशन के रास्ते पे चलना चाहिए। उसके लिए वो इंसेंटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि फाइनेंस बिल में या उसके बियॉन्ड इस प्रोविज़न को रीइंस्टेट करें, एटलीस्ट लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री के लिए। एक मुद्दा जो काफ़ी देर से आउटस्टैंडिंग है, जो कि इनको देखना चाहिए था, वो था टैक्सेशन फॉर प्रोपराइटर्स। देखिए, एमएसएमई की बात आप करते हैं तो एमएसएमई में टाइनी सेक्टर भी आता है, चाहे वो प्रोपराइटर्स हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म्स हैं। उनको टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। ये काफ़ी देर से आउटस्टैंडिंग इशू है और सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा हिट किसी को लगी है, सबसे ज़्यादा अगर कोई पेन पॉइंट रहा है, वो एमएसएमई और टाइनी सेक्टर खासकर। आई थिंक उसके अलावा जो कुछ भी हो सकता था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है।